हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सीबीएसई क्लास 9 गंगा इस किताब से संवादहीन इस पाठ को समझने वाले हैं। इसके लेखक हैं शेखर जोशी। संवाद मतलब कॉन्वर्सेशन, और संवादहीन का इंग्लिश में मीनिंग होता है लैकिंग कॉन्वर्सेशन, मतलब कॉन्वर्सेशन नहीं है। लेखक पाठ की शुरुआत कुछ इस तरह करते हैं। गहरी सांस लेकर ताई कहती, भगवान कैसे नैया पार लगेगी। और बंद पिंजड़े में अपने पंखों को फड़फड़ाता, उछल कूद मचाता मिट्ठू उत्तर देता, राम राम कहो, सीताराम कहो। ताई दोहराती, सीताराम सीताराम। यहाँ पहले ही वाक्य में लेखक ताई के अकेलेपन को भावुक तरीके से दिखाते हैं। ताई जब दुखी होकर भगवान से कहती कि कैसे नैया पार लगेगी, कैसे नैया पार लगेगी, इसका मतलब होता है कि जीवन कैसे कटेगा या जीवन कैसे अच्छे से पूरा होगा। तब मिट्ठू कहता, राम राम कहो, मतलब भगवान का नाम लो। मिट्ठू को शायद ताई के दुख का पूरा मतलब पता नहीं था, लेकिन वह हमेशा यही वाक्य दोहराता जो ताई ने उसे सिखाया हुआ था। और फिर ताई भी दोहराती, सीताराम सीताराम। मिट्ठू और ताई, ताई और मिट्ठू, यह लिखकर लेखक दिखाते हैं कि दोनों एक दूसरे के सबसे बड़े साथी बन चुके थे। ताई के जीवन में मिट्ठू था और मिट्ठू के जीवन में ताई। अब ये ही दो प्राणी गांव के बीच में स्थित बड़े घर के उस सूने खंडहर में एक दूसरे को सहारा देने के लिए रह गए। लेखक इस वाक्य में बताते हैं कि उस घर में दो ही प्राणी थे। दो ही प्राणी मतलब दो ही जीव थे, एक ताई और दूसरा उनका तोता मिट्ठू। सूने का मतलब होता है जहाँ कोई नहीं रहता, और खंडहर मतलब टूटे पुराने मकान के बचे हुए हिस्से। तो इस घर में पहले बहुत चहल पहल थी, अब वही घर वीराना हो गया था। उस पूरे घर में बस ताई और मिट्ठू ही एक दूसरे का सहारा थे। ताई ने अपने जीवन में अच्छे दिन भी देखे थे, पूत परिवार, बहू, बेटियां, नौकर चाकर, गाय ढोर, क्या नहीं था बड़े घर में। अब यहाँ लेखक ताई के बीते हुए जीवन के बारे में बताते हैं। वे बता रहे हैं कि ताई का जो जीवन था, पुराने दिन थे, वो बहुत अच्छे थे। उनका घर बहू बेटियों से, बच्चों से भरा हुआ था। पूत मतलब बेटा, तो उनका बेटा, परिवार, बहू, बेटियां सभी थे, साथ में नौकर चाकर और पालतू जानवर भी थे। लेखक कहते हैं कि क्या नहीं था बड़े घर में, मतलब उनका घर लोगों से भरा हुआ था और साथ में पैसा भी था। देखते ही देखते क्या से क्या हो गया। यह बहुत ही छोटा वाक्य है, लेकिन इस वाक्य में लेखक कहना चाहते हैं कि समय इतनी जल्दी बदल गया कि किसी को पता ही नहीं चला। जो घर कभी खुशियों से भरा रहता था, वही घर अब बिल्कुल खाली और उदास हो गया। बहू बेटे गांव का मोह छोड़कर शहरों के होकर रह गए। बेटियां अपने अपने हाथ पीले कराकर अपनी गृहस्थी में रम गईं। ताई के बहू बेटे जो थे वो गांव छोड़कर सिटी में चले गए, शहरों में चले गए। गांव का मोह छोड़कर मतलब गांव का लगाव छोड़कर, उन्हें गांव से कोई लगाव नहीं था और वे शहरों में गए। और बेटियां हाथ पीले कराकर अपने गृहस्थी में मतलब अपने फैमिली में बिजी हो गई। हाथ पीले कराना यह मुहावरा है, मतलब शादी होना। किसके भरोसे कारोबार संभलता, धीरे धीरे सब पराए हाथों में चला गया। कारोबार, व्यवसाय, बिजनेस। जब बेटे बेटियां बहुएं कोई नहीं रही, तो बिजनेस कैसे रहता। सब दूसरों के हाथ में चला गया, शायद दूसरों ने ले लिया हो। जब खेती बाड़ी नहीं, कारोबार नहीं, तो नौकर चाकर किस दम पर टिकते। धीरे धीरे खेत, जमीन और बाकी पूरा बिजनेस दूसरों के हाथों में चला गया, तो नौकर भी नहीं टिके, नौकर चले गए। अपनी अकेली जान के लिए ताई 2 जून का 1 जून चूल्हा फूंक लेती। व्रत उपवास के बहाने चौका चूल्हा टाल जाती। यहाँ लेखक ताई के दिनचर्या के बारे में, उनके डेली रूटीन के बारे में बता रहे हैं। यहाँ 2 जून का मतलब है 2 वक्त का भोजन, और 1 जून मतलब एक समय का भोजन। तो इस पंक्ति में लेखक बताते हैं कि ताई अकेली रहती थी, तो वे 2 टाइम का खाना भी नहीं बनाती थी, और कभी उपवास के बहाने वे चौका चूल्हा मतलब रसोई जलाती ही नहीं थी, रसोई का काम करती नहीं थी, टाल देती थी। पेट की समस्या उनके लिए कभी समस्या नहीं रही, पर सोने घर की भाएं भाएं
जैसे उन्हें काटने को दौड़ती थी। ताई की असली समस्या पेट की समस्या मतलब उनकी भूख नहीं थी, तो उनकी प्रॉब्लम क्या थी? सूना घर और उस सूने घर में फैली हुई वीरानी। उस घर में और कोई नहीं था। तो वो जो भाई-भाई मतलब खामोशी की आवाज़ उन्हें काटने को दौड़ती थी, उन्हें वो तकलीफ देती थी। भला हो गणपत का जिसने ताई के सूनेपन को सहारा दे दिया था। वह न जाने कहाँ से एक प्यारा-सा पहाड़ी तोता ले आया था। गणपत ने ताई के लिए एक तोता लाया था और उसी तोते का नाम मिट्ठू था। और अब जो ताई अकेली रहती थी, उनके अकेलेपन का सहारा तोता बना। ताई की सारी ममता मिट्ठू पर बरस पड़ी। सारी ममता बरस पड़ी मतलब वे अपने बच्चे जैसा उस मिट्ठू को प्यार करने लगी। वह रात दिन मिट्ठू को लेकर ही बेचैन रहने लगी। जो ताई अपनी खातिर चूल्हा जलाने में आलस्य कर जाती थी, वही अब नियम पूर्वक मिट्ठू के लिए दाल भात बनाती। मिट्ठू के आने से पहले क्या था? तो ताई अकेली रहती थी और चूल्हा जलाने में आलस्य करती थी मतलब वे खाना बनाती ही नहीं थी। लेकिन अब वह नियम पूर्वक मतलब रेगुलरली दाल भात बनाने लगी। किसके लिए? तो मिट्ठू के लिए। मिट्ठू के वक्त बेवक्त के तकाजों के लिए रोटी बचा कर रखती। वक्त बेवक्त मतलब समय असमय का मतलब एनी टाइम, किसी भी समय जब मिट्ठू को भूख लगे उस वक्त के लिए तकाजो मतलब जरूरत के लिए वे रोटी भी रखती थी। अब ताई को इस बात की पूरी जानकारी रहने लगी थी कि किसके खेत में हरी मिर्च तैयार हो गई है और किस पेड़ में फसल के आखिरी अमरूद बचे हैं। मिट्ठू को खिलाना था इसलिए अब ताई जानकारी रखने लगी कि किसके खेत में हरी मिर्च है, किसके खेत में अमरूद मतलब गोवा आखिरी अमरूद बचे हैं। कुशाग्र बुद्धि वाले छात्र की तरह मिट्ठू ताई के पढ़ाए पाठ को न केवल हूबहू दोहरा देता, बल्कि एक दो बार सुनकर याद भी रख लेता था और मौके बेमौके ताई के सवालों का सटीक उत्तर दे देता। कुशाग्र बुद्धि मतलब तेज बुद्धि वाले स्टूडेंट की जैसे ताई मिट्ठू को जो भी पाठ पढ़ाती थी मतलब जो भी सिखाती थी, वो जैसे है वैसे हूबहू मतलब जैसे है वैसे दोहराता, रिपीट करता और एक दो बार सुनकर याद भी रखता। और क्या करता फिर? मौके बेमौके मतलब जब भी उसे मौका मिलता, अवसर मिलता, वह ताई के सवालों का बिल्कुल सही उत्तर देता। जैसे पहले ही वाक्य में लिखा था कि ताई जब पूछती है कि मेरा जीवन कैसे कटेगा, तो मिट्ठू कहता है राम राम कहो। तो इस तरह वो ताई के सवालों का या बातों का जवाब देता। बड़े घर का सूनापन धीरे धीरे मिट्ठू की बातचीत से अब रौनक में बदल गया था। अब ताई के घर का अकेलापन जो था, अब रौनक में चहल-पहल में बदल गया था। कैसे बदल गया था? तो आस-पड़ोस की बहू-बेटियां बच्चों को गोदी में उठाकर मिट्ठू से उनका मन बहलाने के लिए आज उठती और घर गुलजार हो जाता। इस घर का अकेलापन कैसे कम हो गया था? तो जो आस-पड़ोस के मतलब जो नेबर थे, उनके बहू-बेटियां बच्चों को लेकर आते। किस लिए? कि उन बच्चों का दिल बहलाए। मिट्ठू से खेलकर, मिट्ठू से बातें कर उनका दिल बहलाए। तो अब ताई का घर गुलजार हो गया मतलब चहल-पहल से भर गया। अब वहाँ लोग दिखने लगे। सुबह पौ फटने लगती, पेड़ों में चिड़िया चहचहाती तो मिट्ठू भी जैसे ताई को भोर की झपकी से जगाने के लिए ही अपना पाठ शुरू कर देते। हर हर गंगे सीताराम बोल, सीताराम बोल। पौ फटना मतलब भोर होना, सुबह होना। तो जैसे ही सुबह होती, चिड़ियों की आवाज शुरू होती, वैसे ही मिट्ठू भी ताई को जगाने लगता। और कैसे जगाता? तो हर हर गंगे कहकर, सीताराम बोलकर उन्हें जगाता। मिट्ठू राम राम, मिट्ठू राम राम। ताई अचकचा कर उठ बैठती, लाड़ से मिट्ठू को निहार कर आशीष देती। जीते रहो बेटा, जुग जुग जियो। और मिट्ठू भी बदले में अपनी बुजुर्गी दिखाकर कहते, खुश रहो, खुश रहो। जैसे ही ताई अचकचा कर मतलब चौंक कर उठती, जब मिट्ठू उन्हें उठा था, तो वो बिल्कुल निहार कर मतलब प्यार से देखकर मिट्ठू को आशीष देती, आशीर्वाद देती, जैसे एक माँ अपने बेटे को आशीर्वाद देती है। क्या आशीर्वाद देती है? कि जीते रहो, जुग जुग जियो। और मिट्ठू भी बदले में कहता, खुश रहो।
इन वाक्यों में ताई का और मिट्ठू का प्रेम हमें दिखाई देता है। ताई निहाल हो जाती, वृद्धावस्था का शरीर और उस पर नई गृहस्थी का भार। कामकाज से थक कर ताई जब कभी पिंजरे को बगल में रखकर सुस्ताने लगती, तो अनायास ही मिट्ठू से सवाल कर बैठती, मिट्ठू अब कैसे कटेगी? और नौजवान मिट्ठू ताई के बुढ़ापे का सहारा बनकर दम खम के साथ उन्हें दिलासा देते, कटेगी कटेगी कटेगी। ताई निहाल होती, मतलब प्रसन्न हो जाती, खुश हो जाती। और ताई तो अब बूढ़ी हो चुकी थी, वृद्धावस्था में थी, लेकिन नई गृहस्थी का भार, मतलब घर की नई जिम्मेदारियां और घर के काम से थक कर जब कभी वे थोड़ी सुस्ताने, मतलब थोड़ा आराम करने लगती, तो मिट्ठू का पिंजरा वे बगल में रखती, साइड में रखती और अनायास अचानक ही मिट्ठू से पूछती, मिट्ठू अब कैसे कटेगी? मतलब ताई तो अकेली थी, तो उन्हें अपना बुढ़ापा कैसे कटेगा इसकी फिक्र थी। और इस पर मिट्ठू ऐसे जवाब देता जैसे वो ही उनके बुढ़ापे का सहारा है, और दमखम, मतलब हिम्मत और आत्मविश्वास के साथ कहता, उन्हें ढाढ़स दिलाता। क्या कहता? कटेगी कटेगी, हाँ ठीक है, तुम्हारी तो अच्छे से ही कटने वाली है, तुम्हारा बुढ़ापा अच्छे से ही जाने वाला है। ताई के थके शरीर में प्राण लौट आते, और तब उस अलस दोपहरी में ताई मिट्ठू को अपनी राम कहानी सुनाने लगती। ताई थक गई थी, लेकिन उस समय उनके शरीर में, उनके बॉडी में एक नई एनर्जी, नई ऊर्जा आती, और उस अलस, मतलब आलस्य वाली दोपहर में वो मिट्ठू को अपनी राम कहानी मतलब अपनी जीवन की कहानी सुनाने लगती। वैभव और सत्ता के बीते दिनों की गाथा, काल की अतल गहराइयों से झांकता एक एक चेहरा ताई को नए नए प्रसंगों की याद दिला देता। वैभव मतलब ऐश्वर्य, सत्ता मतलब प्रभुत्व, मतलब डोमिनेंस, और गाथा मतलब कहानी। उनके बीते हुए दिनों में ऐश्वर्य था, मतलब उनके पास बहुत पैसा था, उनके पास डोमिनेंस था, सत्ता थी। उसकी कहानी वे मिट्ठू को सुनाती। काल की अतल गहराइयों से झांकता, मतलब पुराने टाइम से एक एक चेहरा उन्हें दिखता, और उन्हें एक एक इंसिडेंट याद आता। जमींदार साहब का रोबीला चेहरा, उनके उपकारों से दबी प्रजा के अनगिनत चेहरे, वे हाथी, वे घोड़े, वे खेल तमाशे, वे ब्याह शादियां, तीज त्योहार, जन्म और मृत्यु के पर्व, वे भोज, वे दावते, जमींदार साहब के दरबार की रौनक। उन्हें क्या क्या याद आता? तो सबसे पहले उन्हें उनके पति जमींदार साहब याद आते। वे कैसे थे? तो रोबीले, मतलब उनका चेहरा प्रभावशाली था। वे लोगों पर उपकार करते थे, एहसान करते थे, और उन एहसानों से दबे हुए अनगिनत चेहरे उन्हें याद आते थे। साथ ही उनके घर में हाथी घोड़े थे, खेल तमाशे होते थे, उनके घर में जो शादियां हुई, त्योहार हुए, यहाँ तक कि जन्म और मृत्यु के पर्व, मतलब कोई जन्मा है, किसी की मृत्यु हुई है, उस वो इंसिडेंट याद आते थे। भोज, दावतें, और जमींदार साहब के दरबार की रौनक। अब यहाँ दरबार इसलिए यूज किया है क्योंकि जमींदार साहब उस वक्त इतने पैसे वाले थे कि किसी राजा जैसे थे, इसलिए दरबार शब्द यूज किया है। उनकी गुण ग्राहकता मतलब दूसरों के गुणों की कदर करने की आदत। उनकी तुनक मिजाजी, उनका गुस्सा और उनके इशारे पर मर मिटने वाले लोग। तुनक मिजाजी मतलब छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होने की आदत, मतलब वे गुस्से वाले थे, और उनके एक इशारे पर मरने के लिए तैयार होने वाले लोग। ये सभी ताई को याद आते, और वे घंटों तक मिट्टू को इसके बारे में सुनाती रहती। ताई घंटों तक मिट्टू को अपनी जीवन गाथा सुनाती रहती, और वह अपनी गर्दन टेढ़ी करके कभी धैर्यवान श्रोता बना रहता, और कभी अपनी समझ के अनुसार बीच बीच में कुछ टीका टिप्पणी भी कर देता। ताई मिट्ठू को अपनी जीवन कहानी सुनाती, घंटों तक सुनाती, और वह भी सुनता। धैर्यवान श्रोता, श्रोता मतलब यहाँ लिसनर, वह एक अच्छे लिसनर की तरह सुनता, और कभी कभी बीच में कुछ टीका टिप्पणी कर देता। टीका टिप्पणी मतलब अपनी राय, मतलब कुछ आवाज भी करता होगा। ऐसा नहीं कि ताई और मिट्ठू का संवाद हमेशा प्रेम पूर्ण ही रहता हो। कभी कभी ताई थकी मांदी लेटी होती, और अपनी किसी जिद को मनवाने के लिए मिट्ठू पिंजरे में तूफान खड़ा कर देते। ऐसा नहीं है कि ताई और मिट्ठू हमेशा प्यार से ही बात करते, प्रेम पूर्ण ही रहते। कभी कभी क्या होता, ताई बहुत थक जाती थी, और
मिट्ठू क्या करता, अपनी कोई जिद को मनवाने के लिए पिंजरे में बहुत शोर शराबा करता, तूफान मचाता, मतलब बहुत शोर शराबा करता। पानी और दाने की कटोरियों को जानबूझकर उल्टा देते तो खींचकर ताई कोसती, मेरी जान खाने को आ गया है, मर जा। और मिट्ठू भी उतने ही खींच के साथ हमला बोल देते, मर जा मर जा मर जा। कभी कभी ताई मिट्ठू से बहुत परेशान होती तो खींच कर, मतलब चिढ़कर उसे कोसती, जा मर जा, तू मेरी जान खाने आ गया है। और मिट्ठू भी उल्टा जवाब देता, मर जा, यह दोहराता। यह क्यों दोहराता? क्योंकि ताई की बात सुनकर दोहराने की उसे आदत थी। फिर मान मनोवल का दौर चलता और ताई और मिट्ठू की दुनिया पहले की तरह प्रेम से चलने लगती। मान मनोवल मतलब रूठने मनाने का वे। फिर रूठने मनाने का दौर खत्म होता और ताई और मिट्ठू फिर प्यार से रहने लगते। ताई को घड़ी भर के लिए भी मिट्ठू का वियोग सहन नहीं हो सकता था। ताई जो थी, उन्हें मिट्ठू का वियोग वियोग मतलब मिट्ठू से दूर रहना थोड़ी देर के लिए भी सहन नहीं होता था, बर्दाश्त नहीं होता था। कभी कभार गांव में थोड़ी देर के लिए भी न्योते बुलावे में जाती तो 10 बार खिड़कियां दरवाजों की साकलें टोह कर देखती, कंजूस के धन की तरह मिट्ठू को छिपा कर रखती और जल्दी लौट आने का दिलासा देकर देहरी से पांव बाहर निकालती। अब हम इस वाक्य को समझते हैं। कभी कभी गांव में से ताई को न्योते बुलावे मतलब निमंत्रण आता, इनविटेशन आता किसी प्रोग्राम के लिए, तो वे क्या करती, बाहर जाने से पहले खिड़की दरवाजों की साखलें मतलब जंजीरें बराबर हैं क्या, बंद की है क्या, टोह कर देख कर जांच कर जाती। वो मिट्ठू को कैसे रखती थी, जैसे कोई कंजूस अपने धन को, अपने पैसे को रखता है, इस तरह मिट्ठू को छिपा कर रखती और मिट्ठू से वादा करती कि वो जल्दी लौट आएगी। मिट्ठू को यह दिलासा देने के बाद ही वह देहरी मतलब घर की चौखट से पांव बाहर निकालती, मतलब बाहर चली जाती। लेकिन एक संयोग आ पड़ा कि ताई धर्म संकट में पड़ गई। संयोग मतलब अचानक घटने वाली घटना। ताई धर्म संकट में, धर्म संकट मतलब ऐसी स्थिति जिसमें सही निर्णय लेना कठिन हो जाता है। तो एक टाइम अचानक ऐसी घटना हुई जिसमें ताई को निर्णय लेना, डिसीजन लेना मुश्किल हो गया था। इस लोक में ताई ने बहुत ऊंच नीच देख लिए थे। अब कभी कभी परलोक की चिंता भी मन मन में घर कर जाती। ताई ने इस दुनिया में बहुत ही अच्छे बुरे दिन देखे थे। अब उन्हें कभी कभी अपने मृत्यु के बाद के जीवन की चिंता होने लगती। गांव के कई लोग कुंभ स्नान करने के लिए प्रयागराज जा रहे थे। अच्छा साथ बन रहा था। अब ताई की क्या चिंता थी वह बताया है। गांव के कई लोग कुंभ स्नान के लिए प्रयागराज जा रहे थे। प्रयागराज जो पहले इलाहाबाद था, और ताई को लोगों का साथ भी मिल रहा था। प्रयाग में कुंभ स्नान का लोभ जहां उन्हें अपनी ओर खींच रहा था, वहीं मिट्ठू की चिंता अपनी ओर खींच रही थी। उन्हें कुंभ स्नान के लिए प्रयागराज जाना था, लेकिन उन्हें चिंता या फिक्र किसकी थी, तो मिट्ठू की, कि मिट्ठू को कहाँ रख। हंसी हंसी में किसी ने सलाह दी, ताई मिट्ठू को भी साथ ले चलो, उसे भी गंगा स्नान करा देना। किसी दूसरे ने टोक दिया कि रेलगाड़ी में उसका भी टिकट लगेगा, आखिरी वह भी तो बोलता बतियाता प्राणी है। किसी ने हंसी में मजाक में ताई से कह दिया कि तुम मिट्ठू को भी साथ ले चलो, वह भी गंगा स्नान करेगा। तो दूसरे ने क्या कहा कि ट्रेन में उसका टिकट लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि वह भी तो बोलता बतियाता मतलब बातें करने वाला जानवर है। ताई पेशो पेश में पड़ गई। टिकट का पैसा भी वह मिट्टू की खातिर खर्च कर देती, लेकिन मेले ठेले भीड़ भाड़ में उसकी सुरक्षा के बारे में उन्हें पूरा भरोसा नहीं था। अंत में जगन मास्टर की घरवाली ने उनकी चिंता दूर कर दी। वह ताई के लौटने तक मिट्टू को अपने पास रखने के लिए सहमत हो गई थी। ताई मिट्ठू को ले जाती, लेकिन उन्हें लग रहा था कि वहां भीड़ में मिट्ठू कैसे सुरक्षित रहेगा, कैसे अच्छा रहेगा। लेकिन उनकी यह प्रॉब्लम किसने सॉल्व की, तो जगन मास्टर की घरवाली मतलब उनकी पत्नी। उन्होंने कहा कि आप जब तक लौटते हैं तब तक मिट्टू को मैं अपने पास रख लेती हूँ। विदा के दिन ताई की आंसुओं की धार रुके नहीं रुकती थी। जिस दिन निकलने वाली थी उस दिन ताई बहुत रो रही थी। बार बार वह मिट्टू को पुचकारती, जल्दी लौट आने का दिलासा देती। मिट्ठू भी उनकी बातों के उत्तर में हर हर गंगे, राम राम सीताराम कहकर उन्हें भरोसा देते रहे कि वह जगन मास्टर की घरवाली के साथ
प्रेम से रह लेंगे। ताई जा रही थी, उनकी आंखों में आंसू थे। वह मिट्टू को पुचकारती, प्यार से सहलाती और उसे दिलासा देती कि मैं जल्दी ही लौट आऊंगी। और उसका रिएक्शन क्या था कि मिट्टू भी उनकी बातों का हर हर गंगे राम सीताराम कहकर जवाब देता। और ऐसे लग रहा था जैसे वह बता रहा है कि मैं मास्टर जी की पत्नी के साथ यहाँ प्रेम से रह लूंगा। ताई तो कुंभ स्नान के लिए चल दी, लेकिन जगन मास्टर के घर में महाकुंभ हो गया। अपने पति से सलाह लिए बिना मास्टराइन ने ताई का बाहर अपना लिया था। ताई तो कुंभ स्नान के लिए चली गई, लेकिन मास्टर जी के घर में महाकुंभ हो गया। मतलब बहुत बड़ी परेशानी हो गई थी। क्यों परेशानी हो गई थी? क्योंकि मास्टर जी की पत्नी ने उनकी सलाह के बिना ही तोते को घर में रखा था। जगन मास्टर दूसरे मिजाज के आदमी थे। उन्होंने अपने कुछ नियम सिद्धांत बना रखे थे। जगन मास्टर अलग मिजाज के थे, अलग नेचर के थे और उनके अपने कुछ नियम सिद्धांत मतलब नियम और उसूल थे। और भरसक प्रयास करते थे कि उनके कारण किसी को कोई कष्ट ना पहुंचे। स्वतंत्र विचारों के आदमी थे। उनके कुछ सिद्धांत थे और वे पूरी कोशिश करते कि उनके वजह से किसी को कोई कष्ट न पहुंचे, मतलब तकलीफ न हो। वे स्वतंत्र विचारों मतलब इंडिपेंडेंट सोच वाले थे। दूसरों की स्वतंत्रता पर बाधा नहीं डालना चाहते थे। पिंजरे में बंद मिट्ठू को देखकर उन्हें बेचैनी होने लगती। जब जब मिट्ठू को देखते अपनी पत्नी की बुद्धि पर तरस खाते और अपने आप को भी दोषी अनुभव करते। मास्टर जी दूसरों की आज़ादी के बारे में सोचते। उन्हें पसंद नहीं था कि किसी की आज़ादी स्वतंत्रता कैद की जाए। जब भी वे मिट्ठू को पिंजरे में देखते तो वो बेचैन होते, रेस्टलेस होते और उस वक्त उन्हें अपनी पत्नी की बुद्धि मतलब उसकी सोच पर तरस आता। यहाँ तक कि वे अपने आप को दोषी पाते। उन्हें लगता कि मिट्ठू को पिंजरे में रखकर मैंने ही कोई दोष किया है, कोई गुनाह किया है। जगन मास्टर के लिए अब मिट्ठू की यातना असह्य हो गई, तो उन्होंने एक दिन कमरा बंद करके मिट्ठू के पिंजरे को जमीन पर रखा और उसका दरवाजा खोल दिया। एक दिन ऐसा आया कि जगन मास्टर को मिट्ठू की यातना मतलब मिट्ठू की तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही थी, असह्य हो गई थी। उन्हें लग रहा था कि मिट्ठू पिंजरे में है और उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। तो उन्होंने क्या किया कि कमरे का दरवाजा बंद किया और मिट्ठू के पिंजरे को जमीन पर रखकर उसका दरवाजा खोल दिया। क्यों खोला? ताकि उसे कुछ देर के लिए ही सही खुली हवा में आने का मौका देकर अपने पाप का थोड़ा प्रायश्चित कर ले। क्यों खोला था? क्योंकि उन्होंने सोचा कि उसे थोड़ी देर ही खुली हवा में आने देते हैं और उन्होंने जो पाप किए हैं उसे पिंजरे में रखने का उसका प्रायश्चित मतलब उस गलती का पश्चाताप कर ले। मिट्ठू अब पिंजरे में रहने के इतने आदी हो चुके थे कि उन्होंने बाहर आने की कोई इच्छा नहीं प्रकट की। मिट्टू को पिंजरे में रहने की इतनी आदत हो चुकी थी, आदी हो जाना मतलब आदत पड़ जाना, इतनी आदत हो चुकी थी कि वह बाहर आया ही नहीं। जगन मास्टर भी अपनी धुन के पक्के थे। निकट ही अनाज का थैला पड़ा हुआ था। उन्होंने मुट्ठी में थोड़ा अनाज लेकर पिंजरे के दरवाजे से लेकर बाहर तक बिखेर दिया और स्वयं अलग हटकर उसे देखते रहे। मिट्ठू धीरे धीरे दाना चुगते हुए बाहर आ गए तो जगन मास्टर ने संतोष की सांस ली। जगन मास्टर भी अपनी धुन के पक्के थे मतलब अपने इरादों के पक्के थे। उन्होंने क्या किया तो अनाज का एक थैला पड़ा था, उसमें से मुट्ठी भर अनाज लेकर पिंजरे के दरवाजे से बाहर तक रखा और खुद दूर हटकर बैठ गए। अब मिट्ठू जो है दाना चुगते चुगते पिंजरे से बाहर आ गया। यह देखकर जगन मास्टर को अच्छा लगा। उन्होंने संतोष की सांस ली मतलब रिलैक्स हो गए। मिट्ठू फिर पिंजरे की छत पर बैठ गए। एक दो घंटे बाद जगन मास्टर ने उन्हें पकड़कर फिर पिंजरे में बंद कर दिया और चैन की सांस लेकर पिंजरे को बरामदे में टांग दिया। थोड़ा बाहर आने के बाद मिट्ठू फिर से पिंजरे की छत पर बैठा। अब एक दो घंटा उसे खुला छोड़ने के बाद मास्टर जी ने उसे पकड़कर फिर से पिंजरे में बंद कर दिया और अब वह सुकून की सांस ले रहे थे। उन्हें सुकून फील हो रहा था। पिंजरे को उन्होंने बरामदे में टांग दिया। बरामदा मतलब घर के सामने का खुला हिस्सा। अब जगन मास्टर हर रोज कमरा बंद करते
मिट्ठू को बाहर आने का आमंत्रण देते और उनकी आज़ादी का सुख स्वयं भोगते। यह क्रम 3-4 दिन तक चला ही था कि एक दिन मिट्ठू की नज़र ऊपर खुले रोशनदान पर पड़ गई और सहज कौतूहलवश वह पिंजरे की छत से तिरछी आंख अपने लक्ष्य की ओर देखकर रोशनदान पर पहुंच लिए। जगन मास्टर अब हर रोज कमरा बंद करते, मिट्ठू को बाहर लेकर आते, आमंत्रण देते मतलब अनाज रखते जिससे वह बाहर आ जाए और खुद ही सुख भोगते। कैसा सुख? तो उसकी आज़ादी का। अब यह क्रम, यह सिलसिला 3-4 दिनों तक चल रहा था। एक दिन क्या हुआ तो मिट्ठू की नज़र रोशनदान पर पड़ी। रोशनदान मतलब दीवार के ऊपर छोटी विंडो होती है जिससे हवा और रोशनी आती है। तो उसकी नज़र रोशनदान पर पड़ी। मिट्ठू ने यह कभी देखा नहीं था तो कौतूहलवश मतलब उत्सुकता के कारण वह रोशनदान की तरफ देखने लगा और देखकर वहां पहुंच भी गया। जगन मास्टर का ध्यान अचानक गीता रहस्य से हटकर मिट्ठू के पंखों की फड़फड़ाहट पर गया, फिर रोशनदान पर बैठे मिट्ठू पर। जगन मास्टर हाथ में अनाज लेकर आ आ की गुहार लगा ही रहे थे कि मिट्ठू ने फिर तिरछी आंख से रोशनदान के बाहर की दुनिया की ओर देखा और ये गए, वो गए, अकेले मिट्ठू क्या उड़े। आदर्शवादी जगन मास्टर के हाथों के सभी तोते उड़ गए। मिट्ठू रोशनदान पर बैठा हुआ था। लेखक अब कहते हैं कि जगन मास्टर का ध्यान गीता रहस्य से हटकर मिट्ठू के पंख की फड़फड़ाहट पर गया। मतलब मिट्ठू के पंख ज्यादा फड़फड़ा रहे थे क्योंकि वह अब ऊपर उड़कर रोशनदान पर बैठा हुआ था। जगन मास्टर अनाज लेकर मिट्ठू को पुकार रहे थे, गुहार लगा रहे थे, मतलब पुकार रहे थे। लेकिन रोशनदान पर बैठे हुए मिट्ठू ने तिरछी आंख से रोशनदान के बाहर की दुनिया देखी। बाहर की दुनिया देखने के बाद वह बाहर उड़ गया। जैसे ही वह उड़ा, अपने आप को आदर्शवादी कहने वाले जगन मास्टर के हाथों के सभी तोते उड़ गए। हाथों के तोते उड़ जाना यह मुहावरा है। इसका मतलब है बहुत ज्यादा घबरा जाना। मतलब अब वे घबरा गए कि ताई का तोता तो उनके हाथों से उड़ गया। ढीली धोती को दोनों हाथों से संभालते हुए वह बाग में एक पेड़ से दूसरे पेड़ के पास मिट्ठू आ पुकारते हुए पसीना पसीना होते रहे। और मिट्ठू एक डाल से दूसरी डाल पर, एक पेड़ से दूसरी पेड़ पर अपने पंख तौलने में मशगूल रहे। धोती दोनों हाथ से पकड़े हुए मिट्ठू को बुला रहे थे, मिट्ठू आ। और बुलाते बुलाते वे पसीना पसीना हो गए, मतलब बहुत थक गए। लेकिन मिट्ठू जो है वो एक डाल से दूसरी डाल, एक पेड़ से दूसरी पेड़ पर उड़ रहा था। पंख तौलने में मशगूल था, मतलब उड़ने का अभ्यास करने में, उड़ने का प्रैक्टिस करने में बिजी था। ताई के लौटने का दिन निकट आ रहा था। गांव में सभी के मन में इस अनहोनी ने एक गहरी आशंका को जन्म दे दिया था। ताई के तेज स्वभाव के अतिरिक्त मिट्ठू के प्रति उनके लगाव को सभी जानते थे और लौटकर मिट्ठू को न पाने पर उनकी क्या दशा हो सकती है इसका अनुमान वे भली भांति लगा सकते थे। ताई के कुंभ स्नान से लौटने का दिन नजदीक आ रहा था और गांव के सभी लोग इस अनहोनी अनहोनी मतलब अचानक हुई बुरी घटना के बारे में सोच रहे थे, आशंकित थे। क्या बुरी घटना हुई थी? तो उनका तोता मिट्ठू उड़ गया था। इसके अलावा वे सोचते थे कि ताई तेज स्वभाव की, मतलब गुस्से वाली है और साथ ही उन्हें मिट्ठू का बहुत लगाव है, प्यार है। तो लौट कर आने के बाद जब उन्हें पता चलेगा कि मिट्ठू नहीं है, तब उनकी क्या स्थिति, क्या दशा होगी। और यही सोचकर सभी लोग डर रहे थे। बहुत सोच विचार के बाद आखिर गणपत ने ही एक सुझाव दिया कि मिट्ठू की ही सूरज शक्ल का एक दूसरा तोता ले आया जाए ताकि ताई को भ्रम में रखा जा सके। और दूसरे ही दिन सच ही वह तोता लेकर हाजिर हो गया। अब गणपत ने ही ताई को पहला तोता दिया था। अब गणपत ने मास्टर जी को यह सलाह दी कि मिट्ठू की शक्ल का दूसरा तोता लेकर आते हैं ताकि ताई को इस भ्रम में, धोखे में रखेंगे कि यह उनका मिट्ठू ही है। और दूसरे दिन गणपत ही तोता लेकर आ गया। अब जगन मास्टर की जिंदगी का एक नया दौर शुरू हुआ। वह तोते को पिंजरे में रखकर पाठ पढ़ाने लगे।
ताकि ताई के आने तक वह भी 2 अक्षर सीख ले। अब जगन मास्टर की ज़िंदगी का नया दौर शुरू हुआ, मतलब एक नया चरण शुरू हुआ था। वे तोते को पिंजरे में रखकर उसे सिखाने लगे कि जब ताई आएगी, जब तक वह 2-4 अक्षर सीख लेगा। यह एक संयोग ही है कि जगन मास्टर ने अंतिम दिन ताई के मिट्ठू को गीता के 2-4 श्लोक रटाने की कल्पना की थी, ताकि गंगा स्नान का पुण्य अर्जन करके लौटी हुई ताई अपने मिट्ठू के मुंह से गीता सुन सके। जगन मास्टर का प्लान क्या था कि वे चाहते थे कि उस मिट्ठू को गीता के 2-4 श्लोक रटा दे, याद करा दे, ताकि जब ताई गंगा स्नान का पुण्य अर्जन करके मतलब प्राप्त करके लौटेगी, तो अपने मिट्ठू के मुंह से गीता सुन सके। और इसीलिए वे नए तोते को गीता के 2-4 श्लोक सिखा रहे थे। लेकिन वह अनहोनी हो गई और अब जगन मास्टर अपनी फिक्र के मारे खाना पीना छोड़कर घंटों पिंजरे के सामने बैठकर रटते, मिट्ठू राम राम सीताराम सीताराम, हर गंगे राम राम सीताराम। जगन मास्टर को अब फिक्र मतलब चिंता हो रही थी किस बात की कि उन्हें नए तोते को कुछ सेंटेंसेस सिखाने थे। इसलिए वे खाना पीना छोड़कर घंटों तक पिंजरे के सामने बैठते और रटते रहे, बार बार सिखाते। तो क्या कहते थे, मिट्ठू राम राम सीताराम हर गंगे। जो वाक्य ताई ने मिट्ठू को सिखाए थे, वही वाक्य वे इस नए तोते को सिखाने की कोशिश कर रहे थे। बोलते बोलते उनका गला सूख जाता। मास्टराइन भोजन ठंडा होने की शिकायत करती, तो अग्नेय दृष्टि से उनकी ओर देखकर पानी पीकर फिर दोहराते, राम राम सीताराम हर हर गंगे। फिर खींच कर कहते, मर जा मर जा। नए तोते को बार बार सिखाकर उनका गला सूख जाता था और मास्टराइन भी कंप्लेन करती थी कि खाना ठंडा हो रहा है। तो आग्नेय दृष्टि से मतलब आंख की तरह तेज और गुस्से वाली नजर से देखकर वे पानी पीते और फिर दोहराते। और वे कोशिश कर रहे थे कि मिट्ठू को कुछ सिखाया जाए, और जब नहीं सीख रहा था तो खींचकर चिढ़कर उसे मर जा कहते। पर वह पिंजरे के अंदर से टुकुर टुकुर उन्हें देखता रहता, या शायद उनकी बेवकूफी पर हंसता रहता हो। नया तोता था वह पिंजरे के अंदर से टुकुर टुकुर मतलब लगातार बिना पलक झपकाए देखता। ऐसे लग रहा था कि वह हंसता हो। कुंभ स्नान से लौटकर सभी तीर्थयात्री अपने अपने घरों की ओर चल दिए, लेकिन ताई सीधे बड़े घर की ओर न जाकर जगन मास्टर के दरवाजे पहुंची। ताई सोच रही थी कि उन्हें देखते ही मिट्ठू राम राम सीताराम की रट लगाकर आसमान सिर पर उठा लेगा, पिंजरे में कूद फान मचाकर तूफान खड़ा कर देगा। अब ताई कुंभ स्नान से लौटी। सभी तीर्थयात्री अपने घर चले गए, लेकिन ताई अपने घर नहीं गई। तो वे जगन मास्टर के घर के पास गई। दरवाजे पर पहुंची मतलब उनके घर में गई, और रास्ते में वो यही सोच रही थी कि उन्हें देखते ही मिट्टू बोलने लगेगा राम राम सीताराम। फिर क्या करेगा, तो आसमान सिर पर उठा लेगा। आसमान सिर पर उठाना मतलब बहुत ज्यादा शोर शराबा करना, साथ ही पिंजरे में तूफान खड़ा कर देगा, बहुत ज्यादा हलचल कर देगा। लेकिन वहां बैठे एवजी मिट्ठू ने उन्हें देखकर कोई हरकत नहीं की। वह केवल इधर उधर ताकता रहा। लेकिन एवजी मतलब बदले में लाया गया जो मिट्ठू था, जो दूसरा तोता था, उसने ताई को देखकर कोई हरकत, कोई गतिविधि, कोई मूवमेंट नहीं की। वह सिर्फ इधर उधर देखता रहा। ताई अपने मिट्ठू को गुहार कर थक गईं, लेकिन उनके सूनेपन का साथी न जाने किन अमराइयों में घूम रहा होगा। ताई अपने मिट्ठू को गुहार रही थी, बार बार पुकार रही थी। पुकार कर वह थक गई, लेकिन उनका जो सूनेपन का, अकेलेपन का साथी मिट्ठू था, अब पता नहीं किन अमराइयों में, आम की बागों में घूम रहा होगा। इस पार्ट की जो लास्ट की पंक्ति है, लास्ट की लाइन है, वो बहुत ही भावुक है, इमोशनल है। यहाँ बताया गया कि ताई था, एक साथी मिला था मिट्ठू के रूप में, लेकिन अब वह भी चला गया और ताई फिर से अकेली हो गई। तो बच्चों, आपको यह पार्ट अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।